हेलो एवरीवन, लगातार हमारी वीडियोस आपको मिल रही हैं। बहुत ही बेहतर एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इन कमिंग डेज़ में, आने वाले दिनों में 2-4 महीने में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे सवाल हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? यदि कोई वस्तु है और उसकी मात्रा बदल दी जाए तो आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व, निम्न में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बदलेगी? ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है। तो मात्रा बदलने से घनत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़ा जल्दी करेंगे। हम चाहते हैं कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर ध्यान दे पाएँ और उनके आंसर को देखते चले जाएं। बहुत ज़्यादा व्याख्या करना यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो आपकी नज़र के सामने से निकल जाएं, क्योंकि व्याख्या के लिए हम अलग से वीडियोज़ लेके आएंगे। व्याख्या के लिए हम आपको कंसेप्ट समझाने पर ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? अगर कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी प्रश्न मिला होगा आपको। 0 डिग्री, 4 डिग्री, 50 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 4 डिग्री। ठीक है, इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कल की वीडियो में भी ये प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि पिछला क्वेश्चन यही था और ये भी यही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन फिर यहाँ क्यों दिया गया? तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। ऑप्शन चेंज होने पर कई बार जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और हमारे ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं तो भी हम क्वेश्चन का आंसर गलत टिक करके आते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन एरर है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको 4 और -4 में बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर डाला गया। 4 के साथ -4 भी है, आप कंफ्यूज ना हो, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 4 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। कहाँ अधिकतम होता है? तो देखिए प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन बदल गए हैं। 373 केल्विन, 277 केल्विन, 273 केल्विन और 269 केल्विन। तो जो हम 4 डिग्री की बात आपसे कर रहे हैं वो सेल्सियस में पूछा जा रहा है और यहाँ पर प्रश्न आपसे केल्विन में पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका होगा 277 केल्विन। जब हम इसको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 277 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा 277 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, पारद मतलब पारा, किंतु पानी में डूब जाता है। लोहा पारद पर तैरता है, पानी में डूब जाता है, क्यों? क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। आपको एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है कि भाई लोहे का गोला जो है वो पारे में तैरता है लेकिन पानी में क्यों डूब जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या बात इसमें से सही है। तो बहुत ज़्यादा ना घुमाते हुए आपको बता दें कि ए बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आंसर आर गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो लोहे का गोला पारद पर तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लोहे की कील क्या है? पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में वह डूब जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना कम होने के कारण है। लोहे का भार पानी से अधिक है और पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है, या पारा पानी से भारी है।
तो लोहे की कील पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? पारे की बात की जा रही है यहाँ पर, ना कि पानी की। ठीक है, पारे की जा रही है, पारे पर वो तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों? तो प्रश्न बहुत मज़ेदार है। लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, लेकिन अभी आपने पीछे देखा था कि लोहे की कील डूब जाती है, तो जहाज और कील में अंतर है बच्चों, इस बात को, डिफरेंस को समझिएगा। सुई जो है वो पानी में डूब जा रही है। क्यों डूब जा रही है? सुई डूब जा रही है तो आंसर है क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए सुई पानी में डूब जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगर लोहे की सुई पानी पर तैर रही है तो क्यों तैर रही है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, क्या आपने खींचा होगा अगर कभी कभी पानी, कुएं से पानी खींचा हो तो बाल्टी को जब आप ऊपर खींचते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? पानी की सतह से ऊपर आते ही भारी हो जाती है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो जाती है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब तक वो पानी में रहती है वो हल्की लगती है और पानी की सतह से ऊपर आते ही वो भारी हो जाती है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा, क्या होगा? भारहीन गुब्बारा है, 200 ग्राम उसमें जल भर दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि इसका भार क्या होगा, इसका जल में भार क्या होगा। जल में पूछा जा रहा है भार, ध्यान देंगे, जल में भार क्या होगा। अगर इस गुब्बारे को हम पानी में छोड़ दें तो भार 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाता है, मतलब जब आपने देखा होगा दूध को मथा जाता है तो मथने के बाद हम देखते हैं कि जो क्रीम है वो दूध से अलग हो गई है। वो क्यों अलग हो गई है? तो याद आ रहा होगा 2 दिन पहले की वीडियो में हमने आपको अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल के बारे में बताया था। ठीक है, तो क्रीम दूध से अलग हो गई है, क्यों हो गई है अलग? बिकॉज अपकेंद्रीय बल के कारण। आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। कुछ बच्चों को प्रश्न बहुत जल्दी या लग रहा होगा बहुत तेजी से करवाए जा रहे हैं, तो उनको फिर बार बार ये मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप किसी भी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों पर बेहतर ध्यान दें। ठीक है, प्रश्नों पर ध्यान देना है कि प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्नों पर ध्यान देना और उसके उत्तर पर ध्यान देना है। ठीक है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, प्रश्न को देखते जाइए ताकि आप ये समझ जाएं कि किसी भी टॉपिक से किस किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट और समझाना, वो सब कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं, प्रश्नों पर ध्यान देना है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका ताप, वेग, दाब, घनत्व। बादलों को देखा होगा आपने कि बादल वायु में वायुमंडल में तैरते रहते हैं, किस तरीके से तैरते रहते हैं। और कभी हवाई यात्रा की होगी तो कई बार देखा होगा कि हवाई जहाज आपका ऊपर है और बादल नीचे हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है घनत्व के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था टेक्नीशियम। रट लेना है, टेक्नीशियम। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? आइसबर्ग, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया मूवी भाई इस आइसबर्ग पे बनी है, टाइटैनिक मूवी बनी है जिसमें आइसबर्ग से ही जहाज टकरा जाता है। तो आइसबर्ग का पूछा गया है कितना भाग ऊपर होता है सतह से? तो 1/9 भाग ऊपर होता है, जबकि पूरा का पूरा आइसबर्ग नीचे होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानी के एक ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बड़ा मज़ेदार प्रश्न है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा क्या? नहीं,
कम होगा क्या, उतना ही होगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, तो उतना ही रहेगा। एक ग्लास के पानी के ग्लास में अगर बर्फ़ का टुकड़ा आप डालते हैं, चाहे ग्लास पूरा भरा हुआ भी हो, टुकड़ा डालने के बाद भी उतना ही रहेगा, क्योंकि बर्फ़ अपने द्वारा घेरी हुई जगह को कंप्लीट कर लेगी। तो सी आंसर आपका होगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी के 4 डिग्री से सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो बच्चों ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान भटकते ही देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है और 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा पानी के, तो आपका आंसर होगा शरीर डूब जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, शरीर डूब जाएगा, आंसर आपका होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। तो शायद सबको इस तरीके का जो है वो मौका ना मिला हो, नदी में तैरने का मिला हो, तो आप जान लीजिए कि समुद्र जो होता है उसका जल नमकीन होता है। ठीक, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, वह कुछ ऊपर उठता है। सभी ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे हम, केवल इसी ऑप्शन को याद करेंगे कि वह कुछ ऊपर उठता है। ठीक, तो ये थे बच्चों आज के हमारे प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर बार बार बोल रही हूँ, प्रश्नों पर ध्यान देना है और जल्दी जल्दी आपको प्रश्न देखने हैं और ये देखना उसका आंसर क्या है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।